नमस्कार दोस्तों, मैं किशन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार आप फिर से आपके चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 मनी एंड बैंकिंग के बारे में। एक्चुअल में मनी एंड बैंकिंग क्या होता है इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मनी, सबसे पहले मनी की डेफिनेशन जानते हैं। बेसिकली मनी है क्या। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि मनी की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। तो मैं एक्चुअल डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। ये डेफिनेशन है, पेपर में आप लिखेंगे डेफिनेटली आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। राइट। मनी इज़ एनीथिंग विच लॉ सेज इज़ मनी। एनीथिंग क्या हुआ इसका मतलब, मनी जो कोई भी चीज़ जो कि लॉ के अकॉर्डिंग कहते हैं कि वो पैसा है। तो मनी बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है एज पर लॉ। जो मनी है मतलब एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। जनरली एक्सेप्टेड किया जा रहा है एज पर लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसे मनी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है मनी की। फिर ये क्या बार्टर सिस्टम के बारे में सेकंड पॉइंट मैंने लिख रखा है, बार्टर सिस्टम। आप बोलेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम का बेसिकली मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के बदले गुड्स लेना। ठीक है, मतलब पहले के ज़माने में मनी नहीं हुआ करता था, मतलब पैसा नहीं हुआ करता था, तो लोग आदान प्रदान क्या करते थे, मतलब चीज़ों वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे करते थे। तो वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे। मतलब अगर एक पर्सन है रामू, उसके पास राइस है, श्याम है उसके पास गेहूँ है। तो अगर रामू को गेहूँ चाहिए और श्याम को राइस चाहिए, तो एक दूसरे से ना ये एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब गुड्स का आदान प्रदान कर लेंगे। राइट। तो ये ठीक है, तो इसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सचेंज करना गुड्स का, मतलब गुड्स के बदले गुड्स लेन देन करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, पर इसमें क्या लिमिटेशंस थी कि मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे मुझे अगर चावल चाहिए तो मेरे को वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो। मतलब अगर मेरे को, हाँ, वो उसको जिसके पास चावल हो और मेरे पास अगर गेहूँ है या कोई भी अदर थिंग है, वो उसकी रिक्वायरमेंट उस पर्सन को हो, तभी वह एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो पाएगा। ठीक है। सेकंड है ट्रांजेक्शन, वरना ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पाएगी। कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पाएगी अगर कोइंसिडेंस नहीं मिला, अगर वो पर्सन ही नहीं मिला जिसके पास राइस है, तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं कंप्लीट हो पाएगी। थर्ड लिमिटेशन इसकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि गेहूं के, मतलब मेरे को गेहूं देना है किसी दूसरे पर्सन को और उससे चावल लेना है, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो जाता है। मतलब उस पर्सन को पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो और उसको ना गेहूं की रिक्वायरमेंट हो, तो ये डबल कोइंसिडेंस है बॉन्ड्स का। मतलब मुझे मतलब अपना चावल बेचना है और गेहूं चाहिए, और उसके पास भी रिक्वायरमेंट है कि उसे चावल मतलब रिक्वायरमेंट हो, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहलाता है। मतलब जो इसकी लिमिटेशन है, बार्टर सिस्टम जो है ना हमारा बार्टर सिस्टम, उसकी लिमिटेशन है। सेकंड पॉइंट है वो क्या लिमिटेशन है, मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब हम माप नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए आपको गेहूं गेहूं आपका आपको बेचना है, ठीक है, और बदले में जो जो दूसरा सेकंड पर्सन है ना, उसने ना गाय बेचनी है। तो जैसे 50 बेरू आपने गेहूं दे दिए उसे, उसने बदले में ना आपको गाय दे दी अपनी, कि मेरे पास गाय है तो आप इसको गाय ले लीजिए। ठीक है, तो ये मेजर ऑफ वैल्यू हम माप नहीं सकते। वाटर सिस्टम में क्या है, माप नहीं सकते, पर क्योंकि आप बोरी जो गेहूं है, गेहूं को आप इसमें केजी में मेज़र करेंगे और गाय को फिर आप कैसे मेज़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए मेजर ऑफ वैल्यू की भी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। फिफ्थ पॉइंट हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब हम इसमें पेमेंट नहीं कर सकते, तो जो फ्यूचर में होने वाली पेमेंट्स है ना, जो फ्यूचर में भविष्य का में पेमेंट है वो नहीं कर सकते। कि अब चावल की कैसे, मतलब चावल के बदले मेरे को गेहूँ चाहिए, तो उसकी पेमेंट आप पहले कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं था इसमें। तो जो कि इसकी लिमिटेशंस थी काफ़ी सारी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की। तो मनी किस पे बेसिकली स्टैंड करता है। मनी बेसिकली स्टैंड करता है, फर्स्ट पॉइंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब एक तरह का मीडियम है एक्सचेंज करने का। मतलब हमें कोई गुड्स चाहिए तो उसके बदले में हम मनी देते हैं उसे, और अपना गुड्स ले लेते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि अगर हमें साबुन चाहिए तो हम 10 रुपये देंगे और अपना साबुन ले लेंगे, लाइफ बॉय, और ले के उसे यूज़ कर लेंगे। तो साबुन की हमारी रिक्वायरमेंट है, और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाया, मनी कहलाया, यानी पैसा। सेकंड है स्टोर ऑफ वैल्यू। हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में ये स्टोर ऑफ वैल्यू की फैसिलिटी नहीं होती थी। इसमें मनी में है स्टोर वैल्यू, अब मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। स्टैंड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी है, फ्यूचर में की पेमेंट्स आप पहले ही कर सकते हैं मनी के थ्रू। ठीक है, और पेमेंट मतलब कर सकते हैं आप। राइट। और फिर मनी सप्लाई क्या होता है बेसिकली, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा मनी सप्लाई के ऊपर। मनी सप्लाई बेसिकली कहलाता है टोटल वैल्यू है ये मनी की, ये टोटल वैल्यू होती है मनी की जो हेल्ड है बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मतलब ये मनी सप्लाई टोटल वैल्यू है मनी का
जो कि पब्लिक के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इस करेंटली टाइम पर, इन एन इकोनॉमी में, मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर मनी इस की सप्लाई, मतलब टोटल वैल्यू है मनी की, टोटल वैल्यू का पैसा है हेल्ड बाय द पब्लिक, मतलब पब्लिक के द्वारा रखा गया है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी में, मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो कि पैसा पब्लिक के पास है, उसे हम क्या कहेंगे मनी सप्लाई कहेंगे। ठीक है। फिर मेज़र ऑफ मनी सप्लाई, मेज़र मतलब माप कह सकते हैं मनी सप्लाई, तो ये इंपॉर्टेंट है क्यों। M1 का जो रूल है वो पेपर में आने की चांसेस हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। M1 क्या होता है। M1 बेसिकली स्टैंड करता है। M1 क्या क्या आ जाती है, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं M1 में। फर्स्ट आता है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, मतलब जो करेंसी और कॉइन्स जो पब्लिक के द्वारा हेल्ड है वो हमारे M1 के पॉइंट में आएंगे। ठीक है, करेंसी और कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, मतलब जो कि पैसा जो कंपनी की, मतलब पब्लिक के द्वारा पब्लिक के पास है, तो वो M1 में आएगा। सेकंड हमारा डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट, अभी डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, कोई बता पाएगा मुझे? डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली हमने बैंक्स में, अपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, अब जो हमने डिपॉजिट किया है उसमें, मतलब 1000, 2000, 10,000 जो भी हमने डिपॉजिट कराया ना बैंक, वो हम उसकी डिमांड कर सकते, हम ना उस बेसिकली उसकी डिमांड कर सकते हैं, तो इसलिए वो हमारा कहलाएगा डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि हम उसे फ्यूचर में डिमांड कर सकते हैं, बैंक से पैसा अपना मांग सकते हैं कि हमारा पैसा दीजिए जो कि हमने हमको डिपॉजिट किया था। तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक का मतलब यही हुआ कि हम उससे मांग कर सकते हैं। फिर सेकंड जो प्लस एक और पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है, अगर पब्लिक के पास पैसा नहीं है, बैंक्स के पास नहीं है, तो किसके पास है? थर्ड जो नंबर है वो उसके पास होगा अदर डिपॉजिट विद RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास जो बैंकों का बैंक है, तो उसे हम कहेंगे अदर डिपॉजिट विद RBI, राइट। और ये किसके बेसिस पे होता है? ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वर्ल्ड बैंक IMF, राइट। वर्ल्ड बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है, विश्व का बैंक जो कहलाता है, और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, राइट। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली सीखा मनी क्या है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसकी लिमिटेशंस को जाना। ठीक है। और मनी के जो 3 पॉइंट्स हैं वो पढ़ें। ठीक है। आगे की वीडियोस में हम आगे की वीडियो में हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। बैंक मतलब कैसे अपने पैसे को एक्सचेंज करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।